क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी, पेज नंबर 308, एक्सरसाइज 15.1। जो प्रोबेबिलिटी हम 9th क्लास में करके आए हैं उसी का एक्सटेंशन है। और वैसे तो जिस लेवल का प्रोबेबिलिटी हमने 9th में किया था, 9th में हमें 10th क्लास वाली ही प्रोबेबिलिटी करवाई जाती है, क्योंकि 9th की एनसीईआरटी में 9th के सिलेबस में जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। और तुम्हें याद होगा तुम्हारे एग्जाम में भी अगर प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो जनरली 10th लेवल का ही आया होगा। तो क्योंकि डिटेल में हम 10th क्लास में है ही, तो यहां पर अब उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का एक बार दोबारा हम छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। टर्म प्रोबेबिलिटी बना हमारा पॉसिबिलिटी से, और पॉसिबिलिटी का क्या होता है, जहां पर हम श्योर नहीं हैं, जहां पर हम तुक्का मारेंगे, जहां पे हम अंदाजे से बताएंगे, वो है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो चीज श्योर है, जो इंश्योर्ड है कि हाँ यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, वो फिर प्रोबेबिलिटी में नहीं आता। प्रोबेबिलिटी में केवल वही आएगा जिसके बारे में हमें कुछ डेफिनेट नहीं पता, हम सिर्फ अंदाजे से बोलेंगे, हम सिर्फ तुक्का मारेंगे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी की अपनी कुछ टर्म्स थी, जैसे इसमें एक टर्म यूज होती है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम का मतलब जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछा गया है। हम लूडो का गेम खेलें, लूडो में आपका डाइस में 1 या 6 आने पर आप आगे मूव करते हो, तो उस गेम को मूव करने के लिए 1 आना या 6 आना उस गेम की डिमांड है, तो वो उसका फेवरेबल आउटकम है। हमने कोई कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस में हमने कहा कि हेड आएगा तो मैं ये चीज करूंगा, तो उस वक्त हेड आना मेरी डिमांड है, हेड आना उसमें फेवरेबल आउटकम्स है। हमने कोई एग्जाम मान लो देकर के आए, 100 मार्क्स का एग्जाम है और 33 वाला पास है, तो 33 मार्क्स आना उसकी डिमांड है, यानी उसका फेवरेबल आउटकम्स है। तो जो हमें चाहिए, कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वही हमारी फेवरेबल आउटकम्स बोली जाती है। वो कुछ भी हो सकती है। अब इसमें एक टर्म यूज होती है तो वो पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम क्या है? कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है, वो उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने पर क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता। तो 2 ही इवेंट हैपन हो सकते हैं, तो ये 2 इवेंट आना इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब इन 2 पॉसिबल आउटकम में से मुझे चाहिए हेड, तो हेड मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो गया। आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 2। हमने एक डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 या 4 या 5 या 6। 6 से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, और 1 से नीचे डाइस में कुछ होता ही नहीं है। तो इन 6 नंबर में से ही कोई नंबर अपीयर डाइस पर हो सकता है। तो जो ये 6 इवेंट्स हैं, ये 6 इवेंट्स ही उसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसमें से मुझे नंबर चाहिए 3, तो 3 मेरे लिए क्या है? फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ वो 6 नंबर्स। मुझे इसमें चाहिए नंबर 5, तो 5 आना मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ वो 6 नंबर्स। हमने कोई एग्जाम मान लो दिया, एग्जाम देने पर 2 ही केस हो सकते हैं, या तो हम फेल होंगे या हम पास होंगे, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई 2, या तो फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे। अब उसमें से मुझे पास होना है, तो पास होना उसमें से मेरी फेवरेबल आउटकम्स हो गई। ये इसकी जनरली टर्म्स हैं। तो एक्सरसाइज से थोड़ा सा शुरू, हाँ 9th में अब एक बात और ध्यान आएगी, वैसे यहां से भी इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। और उससे भी पहले एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जिसको लिखा जा सकता है P ब्रैकेट में E। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब एनी इवेंट। या इसको स्टेटमेंट में बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, या हम P ब्रैकेट में E लिख दे, वो एक ही बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट और P ब्रैकेट में E इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बात हम कर रहे थे कि हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब पहली बात, कॉइन में दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें से टेल मुझे चाहिए वो एक ही होता है, तो आंसर हुआ 1/2। इसको जो लिखने का तरीका है वो दो वेज हैं, या तो हम इसको प्रेजेंट करें या तो हम लिखें इसको ऐसे P ब्रैकेट में टेल इज इक्वल टू 1/2, या आप इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग कर दो प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू 1/2। हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी हैबिट डालें। और इसी केस में अगर हेड की प्रोबेबिलिटी होती तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1/2, या P ब्रैकेट में हेड इक्वल 1/2 लिखने का तरीका है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और कुछ इसमें हो नहीं सकता। तो जब दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/2 को हम प्लस करेंगे तो वो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 1। 9th में हमने ऐसा डिस्कस किया था। आपने एक डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, वो गेटिंग 1/6, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 1/6, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 1/6, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 4 1/6, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 1/6, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 1/6। क्योंकि कोई भी नंबर आएगा एट ए टाइम एक ही बार तो आएगा। तो ये 6 इवेंट थे, 6 इवेंट की प्रोबेबिलिटी सबकी 1/6 1/6 1/6 ऐसे आया। तो जब 6 के 6 इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम प्लस कर देंगे तो वो क्या आएगा, 6/6, और 6/6 का क्या मतलब है, 1। तो हमने देखा कि जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया जाता है तो वो आंसर आता है हमारा 1, वो आंसर आता है हमारा 1। हमें ये याद रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। हमने कोई एग्जाम दिया, हम पास होंगे 1/2, फेल होंगे 1/2, प्लस अगर करेंगे तो भी क्या आएगा, 2/2 मतलब 1। तो हमें याद रखना चाहिए कि सम सभी प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स का क्या होता है, 1। तो उसी के ऊपर हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और ये ध्यान आई, हमने 9th से 10th तक अभी जितना भी प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में मतलब 0 से कम भी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 से छोटी नहीं हो सकती का क्या मतलब है, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव आना ही शुरू हो जाएगा, और 1 से ऊपर तो पॉजिटिव हो ही सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। 0 की रेंज 1 और 0 तक ही होती है, 0 से 1 तक की रेंज होती है इसकी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए ऐसा जरूरी है। तो पेज नंबर 308 पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। इसने पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का इवेंट, वो क्या नाम, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो भी हमने कहा प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ए पार्ट है 2/3। 2/3 को अगर हम देखेंगे तो पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो 0 से तो बड़ा ही है और पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब 2/3 तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। पार्ट बी कुछ भी है लेकिन नेगेटिव आ रहा है। इसमें दो फॉल्ट हो गए, एक तो ये नेगेटिव में है प्रोबेबिलिटी और दूसरा एक से ज्यादा भी है। इसमें तो दोनों के दोनों खोट है, ये नेगेटिव में भी है और एक से ज्यादा भी है, जबकि प्रोबेबिलिटी ना तो एक से ज्यादा हो सकती और ना नेगेटिव हो सकती। तो दोनों के दोनों दोष इसमें है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं हो सकती। सी पार्ट 15%। 15% का क्या है, 15/100। 15/100 का क्या मतलब है, 0.15। 0.15 पॉजिटिव है, 0.15
0 से बड़ा भी है तो ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसके बाद पार्ट डी 0.7, पॉइंट सी पॉजिटिव भी है और 0.7 0 से बड़ा भी है और 1 से छोटा है तो ये पास है, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसा 1 मार्क्स में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहां दी गई है 0.05, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05 तो ना होने की क्या होगी? भाई कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो इसमें प्रोबेबिलिटी के दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो चीज होगी या वो चीज नहीं होगी, या तो हम पास हो जाएंगे या पास नहीं होंगे, या तो बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो हम खाना खाएंगे या खाना नहीं खाएंगे, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो एग्जाम हम देंगे या नहीं देंगे, दो ही बातें हो सकती हैं। तो हर केस में सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05 तो ना होने की क्या होगी? 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.05 तो वो क्या आ गया? 0.95। तो इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 माइनस 0.05 तो मतलब वो आ गया 0.95। क्वेश्चन नंबर 6 तुम अपने आप कर सकते हो, या इसको भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। एक बैग के अंदर दो टाइप के फ्लेवर के लेमन कैंडीज हैं। अब उसने बताया अच्छा उस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर वाली ही कैंडीज है और कोई फ्लेवर की है ही नहीं, सिर्फ लेमन वाली। अब आपको उसमें से बिना देखे एक कैंडी निकालनी है। अब वो पूछता है कि आप जो भी इसमें से कैंडी निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब वो कहता है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी? सोचो, वो होगी 0। भाई जब बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं तो वो कहां से आ जाएगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सेकंड केस, लेमन कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब भाई आप जैसे मर्जी जितनी मर्जी हाथ डाल लो, बैग के अंदर बड़ी सारी लेमन फ्लेवर की है, आप एक बार हाथ डाल के निकालोगे लेमन वाली आएगी, दूसरी बार निकालोगे वो भी लेमन वाली आएगी, तीसरी बार निकालोगे वो भी लेमन वाली आएगी, देख के निकालोगे तो भी लेमन वाली आएगी, बिना देखे निकालोगे तो भी लेमन वाली आएगी, क्योंकि जब उसमें है ही वो तो और कौन सी आएगी? जब है ही लेमन वाली तो वो तो लेमन वाली तो आएगी ही आएगी। भाई कहीं पर पानी भरा हुआ है, अगर उसमें मैं अपना पैर डालूंगा तो पैर तो गीला हो गई। अब हम ये कहें कि वहां पे वो पानी भरा हुआ और मैं पैर डालूंगा पैर गीला नहीं होगा, भाई कैसे नहीं होगा? वो तो होगा ही होगा। आग मान लो जली हुई है, उसके अंदर अगर मैं हाथ डालूंगा तो हाथ तो जलेगा ही। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जलेगा नहीं? जब तक कोई केमिकल ना लगाया हो, अदरवाइज तो जलेगा ही। तो इस टाइप के श्योर इवेंट होते हैं। आपने एक सिक्का लिया, सिक्के में वैसे तो एक तरफ हेड होता है एक टेल होता है, आपने दोनों तरफ सेटिंग कर दी, सेटिंग ये कर दी, इस साइड भी टेल है इस साइड भी टेल ही है, कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है, जैसे मर्जी उछाल लो टेल ही आएगा। तो यहां पे तो इसका मतलब इंश्योर है। इन केसेस में पानी में पैर अगर डालूंगा पैर मेरा गीला होगा ही, इंश्योर्ड है। आग है हाथ डालूंगा ही, अगर केमिकल नहीं अगर लगाया हुआ तो हाथ तो जलेगा ही, इंश्योर है ये। दोनों तरफ सिक्के की सेटिंग कर रखे, जैसे मर्जी उछाल लो जो चाहते हो वो ही आएगा, सेटिंग है ये, इंश्योर है ये। तो इस टाइप के इवेंट होते हैं श्योर इवेंट। अब इसने बैग के अंदर जब डाली लेमन कैंडीज है तो आप जब भी निकालोगे लेमन की हाथ में आएगी, तो ये इंश्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो इसका हुआ आंसर 1। पहले पार्ट ऑरेंज वाली है ही नहीं तो कहां से आएगी? प्रोबेबिलिटी 0। इसके बाद आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, एक बैग के अंदर 3 रेड है 5 ब्लैक है, टोटल कितनी हो गई? 8। अब कहता है रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3/8।
फेवरेबल क्या है 3, उन्हीं में से कोई आएगी। फिर कहता है नॉट रेड, नॉट रेड का क्या मतलब ब्लैक ही आएगी, और ब्लैक कितनी है, आपको ब्लैक चाहिए, फेवरेबल आपकी क्या हो गई 5, उन्हीं में से चाहिए आपको, तो क्या हुआ 5/8। क्वेश्चन 9, एक बैग के अंदर 5 रेड 8 व्हाइट और 4 ग्रीन, कितना हो गया, ये हो गया 15, नहीं 8 5 13, ये हो गया 17, ये हो गई 17 मार्बल्स उसमें अलग अलग 3 टाइप के कलर के रखे हुए हैं। अब कहता है रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे फेवरेबल क्या है रेड, और पॉसिबल टोटल और ये टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है 17, टोटल जितने उसमें मार्बल रखे हैं। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/17, व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 8/17, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का क्या मतलब ग्रीन नहीं चाहिए, बाकी जो मर्जी दे दो, तो बाकी कौन सा दे दे भाई, रेड दे दो या ग्रीन, रेड दे दो या व्हाइट दे दो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो 2 ऑप्शन आपके पास आ गए, रेड दे दो या व्हाइट, तो दोनों फेवरेबल हुए, रेड एंड व्हाइट मिला के कितना है यहां पर 13, तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 13/17। क्वेश्चन नंबर 10, एक बैग के अंदर 100 तो 50 पैसे वाले कॉइन है, 50 1 रुपीस वाले कॉइन है, 20 2 रुपीस वाले कॉइन है, और 10 5 रुपीस वाले कॉइन है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बैग के अंदर कितने हैं 100 और 50, 150 प्लस 20 170 और 10 वो है 180 टोटल उसके अंदर कॉइन्स हैं, 180 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब वो कहता है लास्ट में 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ, 50 पैसे वाले कॉइन चाहिए, तो 50 पैसा मेरा क्या होगा फेवरेबल आउटकम, और वो इसमें कितने हैं 100 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 100/180। फिर कहता है नॉट विल बी ₹5 कॉइन, 5 वाले कॉइन नहीं चाहिए, तो कौन से दो भाई, कोई से भी दे दो, फिर आप 50 पैसे वाले दे दो, आप 1 रुपीस वाले दे दो, आप 2 रुपीस वाले दे दो, बस 5 वाले नहीं चाहिए, बाकी जो मर्जी दे दो। तो बाकी तीनों ऑप्शन मेरे पास है, मैं चाहूं 50 पैसे वाले दे दूं, मैं चाहूं 1 रुपीस वाले दे दूं, मैं चाहूं 2 रुपीस वाले दे दूं, तो ये मेरी फेवरेबल आउटकम हो गई। कितने हैं 1, वो पहले 100 थे, और 1 रुपये वाले 50 150 और 20 मेरे 2 रुपीस वाले हैं, कितना हो गया 170। तो वो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में विल नॉट बी ₹5 कॉइन या अदर देन ₹5 कॉइन, वो हुआ 170/180। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक्वेरियम में मेल और फीमेल फिश है, मेल फिश है 5, फीमेल फिश है 8, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गई 13। अब वो कहता है मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बताओ, मेल कितनी है, मेल मुझे चाहिए, तो वो मेरी फेवरेबल आउटकम हो गई, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग मेल फिश इक्वल 5/13। क्वेश्चन नंबर 12, ये स्पिनिंग व्हील है एक, इसके अंदर 1 से 8 तक के मार्किंग की गई है। अब इसमें कहता है 8 आने की प्रोबेबिलिटी, भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 8, उसमें जो भी नंबर होगा, जो भी चाहिए होगा वो फेवरेबल होगा। पहला पार्ट गेटिंग 8 प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8, एंड ऑड नंबर, ऑड कौन से होगा 1 3 1 3 5 7, 4 नंबर हैं, 4 नंबर ऑड है, कोई सा भी दे दो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/8। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर वो क्या होगा मेरा फेवरेबल आउटकम, और 2 से बड़े नंबर कितने हैं 3 से 8 तक, कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/8। फोर्थ पार्ट लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब 8 तक के दे दो, कहां से कहां तक 1 से 8 तक के दे दो, तो इसका मतलब 8 दे दो या 7 दे दो या 6 दे दो या 5 दे दो या 4 दे दो या 3 दे दो या 2 दे दो या 1, 8 के 8 ऑप्शन हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 8/8। 9 से लेस तो फिर 8 के 8 नंबर हो गए, 8/8 तो क्या हो गया 1, तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये श्योर इवेंट है। ऐसे सभी केसेस जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आती हो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, एक डाइस थ्रो किया, डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, तो 6 नंबर आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। उसके बाद कहता है डाइस में गेटिंग अ प्राइम नंबर, ध्यान रखना 1 को प्राइम में काउंट नहीं करते, 1 को सिर्फ ऑड में काउंट करते हैं। और प्राइम नंबर कौन? जो अपने अलावा और किसी से डिविजिबल ना हो। तो डाइस में प्राइम नंबर कौन कौन सा? डाइस में 2, 3 और 5, ये 3 नंबर प्राइम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6। नंबर बिटवीन, सेकंड पार्ट, नंबर बिटवीन 2 and 6। नंबर बिटवीन 2 and 6 कौन कौन से? 3, 4 और 5, 3 ही नंबर है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6। एड नॉट नंबर, देखो डाइस में कौन कौन से उड़ाते हैं? 1 को ऑड में लेते हैं, प्राइम में नहीं लेते, 1 को ऑड में लेते हैं। 1, 3 और 5, 3 नंबर से जो कि ऑड है, तो इनकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 दोनों कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है। हमारे में से पॉसिबल है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कार्ड्स यानी कि ताश नहीं आते होंगे। अब मैं बोलूंगा जिस भी स्टूडेंट को 10th के बाद मैथ्स लेना हो, उसके लिए ताश सीखना, ताश खेलना जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें ताश अभी तक नहीं आते या ताश के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे परिवार में किसी ना किसी को ताश खेलने जरूर आते होंगे, मम्मी को या पापा को या बड़े भाई या बहन को, किसी ना किसी को ताश का कोई भी गेम खेलना जरूर आता होगा। मोबाइल वाला नहीं, मैनुअल वाला, जो हम बेड पे रख के खेला करते हैं, जो हम फर्श पे बैठ के खेला करते हैं, जो हम टेबल पे रख के खेला करते हैं। कोई भी एक गेम आप लोग सीखो, बिना सीखे ताश की पूरी नॉलेज नहीं आएगी। अगर तुम ये सोचते हो कि ताश के कलर्स याद कर लेंगे, ताश कितने टाइप के होते हैं ये याद कर लेंगे, उतने से बात नहीं बनती। उतने से बात शायद 10th क्लास में तो बन जाए, लेकिन 11th 12th में बिल्कुल नहीं बनेगी। ताश प्रोबेबिलिटी का एक मेन पार्ट है, ताश प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का एक मेन पार्ट है, इसलिए आप लोग खेलो, आपके पास टाइम है। कोई भी एक गेम, उसी से आपको ताश के सारे कलर, सारे डिनोमिनेशन सब याद हो जाएगा, सब सारा समझ आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को जब वो सीधा सीधा देगा तब तो आप कर लोगे, लेकिन घुमा के दे देगा तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने केवल उनके टाइप्स याद की हुई होगी तो खेलोगे तो वो आपको अच्छे से ध्यान में आएगा। और यहाँ पे तो चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। आपके 11th में 12th में तो 6 मार्क्स तक का ताश के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसलिए ताश की कोई भी गेम खेलना तुम्हारी मजबूरी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 52 कार्ड्स हैं। कहता है किंग ऑफ रेड, 52 कार्ड्स होना हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम, किंग ऑफ रेड। अब रेड किंग होते हैं, उसके अंदर रेड किंग होते हैं 2, रेड किंग केवल 2 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हुई 2/52। सेकंड पार्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जिसपे फोटो बनी होती है, जिसपे पिक्चर बनी होती है। तो फेस कार्ड हमारा होता है गुलाम, बेगम, बादशाह या किंग, क्वीन, जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। और वो टोटल हुए 12। जिन्हें ताश आते हैं उन्हें मेरी लैंग्वेज समझ आ रही होगी, उन्हें सारा समझ आ रहा होगा। गुलाम, बेगम, बादशाह, किंग, क्वीन, जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं एक सेट के अंदर। 4 सेट होते हैं तो 12 हो गए, तो 12/52। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड जैसे भी मैंने बताया टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, उसमें से 6 काले होते हैं, 6 लाल होते हैं। 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो पान का होता है जिसे हार्ट कहते हैं, और एक ईंट का होता है जिसे डायमंड कहते हैं। ये 2 होते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं। तो 6/52। जैक ऑफ हार्ट यानी पान का गुलाम, सिर्फ पान का गुलाम एक ही होता है, 1/52। स्पेड, स्पेड मतलब हुक्म का पत्ता, 13 होते हैं, 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड यानी कि ईंट की बेगम, ईंट की बेगम एक ही होती है, 1/52। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने कहा क्वीन ऑफ डायमंड, जैसे मैंने कहा जैक ऑफ हार्ट, उस टाइप के क्वेश्चन केवल वो उतना भर याद करने से आप नहीं कर पाओगे। कोई भी गेम खेलो, ताश खेलना बुरा नहीं है,
जब उस ताश को किसी कंडीशन के साथ, पैसे के साथ खेला जाता है, किसी कंडीशन लगा करके खेला जाता है, तब वो बुराई बनती है, तब वो बुरा है। गेम को गेम की तरह लेकर के चलोगे तो इसमें कोई भी बुराई ये नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि 5 कार्ड्स हैं। डायमंड का 10 मतलब ईंट की दस्सी, डायमंड का जैक मतलब ईंट का गुलाम, डायमंड का क्वीन मतलब ईंट की बेगम, डायमंड का किंग मतलब ईंट का बादशाह, डायमंड का एस मतलब ईंट का इक्का। टोटल 5 कार्ड्स की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वो कहता है इन 5 कार्ड्स में से एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब भाई इन 5 में क्वीन तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/5। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है, नेक्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट से अलग करके सोचना। उसने ये कहा कि आपने इन 5 पार्ट्स में से एक क्वीन निकाल दी और निकाल के उसको साइड रख दिया। क्वीन निकाल के उन 5 कार्ड्स में वापस नहीं रखा। ये 5 कार्ड से जिसकी वो बात कर रहा है, इसमें से एक क्वीन मैंने निकाल दी और वो कर दी साइड। बची कितनी है मेरे पास? सेट में केवल 4 कार्ड बचे और नहीं बचे। क्वीन तो मैंने हटा दी, बाकी 4 कार्ड बचे, इनमें क्वीन नहीं है। अब वो कहता है वो निकाल के आपने अलग कर दी, अब जो आपके पास बचे उसमें से इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एस निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इनमें एस था? हाँ था। तो अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/5 नहीं होगी, अब होगी 1/4, क्योंकि जो ये क्वीन थी वो तो आपने निकाल के साइड ही कर दी, इसमें तो है ही नहीं, अब तो 4 ही पत्ते हैं। तो इनके अंदर इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4, तो क्योंकि मेरे पास तो 4 ही है। सेकंड पार्ट है क्वीन, इन 4 में से क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या होगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि क्वीन तो अब इसमें है ही नहीं। अब इसमें तो या तो दस्सी बची थी, या जैक यानी गुलाम बचा था, या किंग यानी बादशाह बचा था, या एस यानी इक्का बचा था, और तो कोई है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हुई 0, क्योंकि क्वीन इसमें नहीं है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा उल्टा करता हूं। इसने तो कहा कि आपके पास ये केवल 5 कार्ड्स थे, आपके हाथ में 5 कार्ड थे, उसमें से ये करके बताओ। मैं क्वेश्चन को उल्टा करता हूं, मैं ये कहता हूं भाई टोटल 52 कार्ड्स थे, टोटल 52 कार्ड्स थे, इसमें से ये 5 कार्ड गुम हो गए, इसमें से ये 5 कार्ड आपके लॉस्ट हो गए, गुम हो गए। तो कितने बचे? 52 में से 5 गया, ये कितना बच गया? 47। कितना बच गया? 47। अब कहते हैं इन 47 कार्ड्स में से, इन 47 कार्ड्स में से क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो सोचो तुम्हारे हिसाब से क्या होता है। ये वही बता सकते हैं जिन्होंने ताश खेले हुए हैं, जिन्हें ताश का कोई भी गेम खेलना आ सकता है। सोचो, टोटल 47 कार्ड अब रह गए, उसमें से एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो खैर तुमने सोच लिया होगा, तो इसका जवाब होगा 3/47। 3/47। 47 तो इसलिए क्योंकि 52 में से 5 तो गुम हो चुके हैं, तो आपके पास तो 47 ही बचे, जो भी आएगा इनमें से आएगा। अब क्वीन टोटल 52 कार्ड्स में कितनी होती है? 4। एक आपकी गुम हो चुकी है, तो बाकी कितनी बची? 3। 3/47। फिर उसने कहा एक इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक एस। तो सोचो उसकी क्या होगी? सोच लिया होगा, तो उसकी भी होगी 3/47, क्योंकि टोटल 52 थे, 5 तो आपके गुम हो चुके हैं, बचे 47, नीचे तो 47 आ गया। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। एक आपका लॉस्ट हो चुका, तो बाकी कितने बच गए? 3। 3/52। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया एक बैग के अंदर 12 डिफेक्टिव पेन थे और 132 सही पेन थे। ये सारे कर दिए गए मिक्स, तो टोटल कितने हुए? 144। टोटल बैग के अंदर पेन्स कितने हुए? 144, जिसमें से 132 सही पेन थे और 12 उसमें खराब पेन थे। नेक्स्ट,
अब वो कहता है कि एक सही पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। लास्ट में कहता है एक सही पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सही पेन, अब देखो टोटल उसमें कितने हैं 144। 144 क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब उसमें से आपको क्या चाहिए? सही पेन। सही पेन हमारा फेवरेबल आउटकम है और सही पेन उसमें कितने हैं 132। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई सही पेन निकालने की? 132 अपॉन 144। अब वो कहता है डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर ऐसा कहता तो डिफेक्टिव कितने हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12 अपॉन 144। क्वेश्चन नंबर 17। एक बैग, उसके अंदर 20 बल्ब हैं और उन 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 24 नहीं होगी, 24 नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बताया था 132 सही है, 12 खराब है, इनको कर दिया गया मिक्स, तब वो 144 हुए थे। 17 में बताएगा टोटल बैग के अंदर 20 बल्ब्स हैं, 4 उसमें डिफेक्टिव हैं, तो टोटल तो 20 ही हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 20 ही है। तो जब इसने कहा कि 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो सही कितने हुए? सही 16 हुए, सही 16 बल्ब हुए। अब वो कह रहा है इनमें से एक डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ। डिफेक्टिव कितने हैं? 4 आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4 अपॉन 20। प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4 अपॉन 20। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट से मतलब नहीं है, इसको अब तुम ऐसे समझो। आपके 20 बल्ब थे, 4 उसमें डिफेक्टिव हैं, 4 उसमें डिफेक्टिव हैं और 16 उसमें सही बल्ब है। अब इसने ये कहा आपने एक डिफेक्टिव बल्ब निकाला, निकाल के वापस रखा ही नहीं, निकाल के वापस रखा ही नहीं। ये टोटल मिला के 20 थे। अब इसने कहा आपने एक डिफेक्टिव बल्ब इनमें से निकाला, निकाल के वापस रखा ही नहीं, तो चलो जब वापस रखा नहीं तो अब उसमें डिफेक्टिव कितने रह गए? डिफेक्टिव रह गए उसमें 3, सही वाले तो उतने के उतने 16 है। टोटल में से कितने रह गए? टोटल में से रह गए 19, क्योंकि निकाला तो पूरे एक कंटेनर में से था। टोटल में से रह गए 19 और डिफेक्टिव 4 की जगह रह गए 3। अब वो कहता है कि अब जो आपके पास बचे, कितने बचे? 19। अब इन 19 में से एक नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताओ। नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताओ। नॉट डिफेक्टिव का क्या मतलब हुआ? उसे सही बल्ब चाहिए। सही बल्ब कितने हैं? अभी भी 16, क्योंकि आपने पहले सही बल्ब नहीं निकाला, आपने तो डिफेक्टिव निकाल के कर दिया गायब उसको। तो सही बल्ब तो अभी भी 16 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 16 अपॉन 19। 16 अपॉन 19, क्योंकि सही बल्ब तो अभी भी उतने के उतने थे। एक कम हुआ तो डिफेक्टिव की वजह से हुआ, तो प्रोबेबिलिटी हुई सही बल्ब निकालने की 16 अपॉन 19। और अगर इसी क्वेश्चन में कहता एक खराब बल्ब निकाल के अलग कर दिया, अब वो कहता बचे हुए में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताओ। बचे हुए में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो क्या होनी चाहिए? डिफेक्टिव कितने बचे थे? 3 आउट ऑफ कितना? 19, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3 अपॉन 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया 1 से 90 तक के नंबर्स हैं, 1 से 19 तक के नंबर्स हैं। कहता है 2-2 डिजिट वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब पहले तो हम ये सोचेंगे 1 से 90 तक 2-2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं, तो हम ये सोचते हैं 1 से 90 तक 2-2 डिजिट वाले नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं? वो 10 से शुरू होंगे, तो 10 से 90 तक कितने बैठेंगे? वो बैठेंगे 81। वो बैठेंगे 81। कैसे पता चला भाई? अब काउंटिंग थोड़ी ना करेंगे हाथ पर, सीधा बात 1 से 90 तक के 90 नंबर्स हैं। एक एक डिजिट का कहां तक है? 1 से 9 तक के, 1 से 9 तक के सिंगल डिजिट के नंबर है, तो टोटल 90 में से पहले 9 नंबर हटा दो, तो बाकी कितना बचा? 81। वो 10 से 90 तक के ही बचे, तो वो बच गए 81।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या हुआ 81/90। सेकंड बात है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1, जैसे 4, जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49 के बाद क्या है 64, उसके बाद क्या है 81। अगर मेरी काउंटिंग ठीक है, मैंने कहीं कोई नहीं छोड़ा, तो मेरे 9 आ रहे हैं काउंटिंग में, तो प्रोबेबिलिटी हुई 9/90। थर्ड पार्ट है इसका डिविजिबल बाय 5। 1 से 9 तक 5 से डिविजिबल कितने हैं 18 बैठेंगे, क्योंकि सीधा सीधा लगा लो 18 5 90 होता है, 18 5 90 होता है, तो 18 नंबर बैठेंगे जो 5 से डिविजिबल है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 18/90, 18/90। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 19। ये डाइस पर या डाइस टाइप ऑफ डाई है, उसने ये उसके 6 फेसेस पर ये कुछ लेटर्स उसने लिख दिए, 6 फेसेस हुए, 6 लेटर लिखे हैं, कुछ रिपीट भी हुए हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं। कहता है गेटिंग ए कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है 2/6। डी कितनी बार आ रहा है सिर्फ 1 बार आ रहा है 1/6। क्वेश्चन नंबर 20। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हमें 3 and 2 दी गई है। अंदर एक सर्कल है, उसका रेडियस हमें यहां पर दिया हुआ है 1 मीटर, यानी 1 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हाफ हो गई। तो चलो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, सर्कल की रेडियस है उसका एरिया निकाल देंगे। अब वो कहता है सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ठीक है, सर्कल का एरिया क्या है जो भी आया होगा, रेक्टेंगल का एरिया जो भी आया होगा, तो सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी हुई सर्कल का एरिया अपॉन रेक्टेंगल का एरिया, जो भी हमारा आ रहा होगा सर्कल का एरिया अपॉन रेक्टेंगल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 21। एक बैग के अंदर 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, तो सही कितने हैं इसका मतलब 124। सही कितने हैं 124। अब कहता है आप, और उसके बाद उसने हमें कहा कि अगर सही बल्ब सही पेन होगा तो मैं उसे खरीदूंगा, अगर खराब हुआ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ये तो प्रैक्टिकल बात है, सही होगा तो मैं परचेज करूंगा, सही नहीं होगा तो मैं परचेज नहीं करूंगा। फर्स्ट पार्ट में कहता है शी विल बाय इट। अब वो भाई उसे खरीदेगी कब, जब वो सही होगा, और सही कितने हैं उसमें 124, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 124/144। शी विल नॉट बाय इट, जब खराब होगा मैं खरीदूंगा ही नहीं, और उसमें वो खराब पेन कितने हैं 20, तो प्रोबेबिलिटी हुई 20/144। इसके बाद अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24। एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक साथ फेंको। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाकी तो सारे जनरल थे, बाकी तो सारे हमने 9th क्लास में भी किए ही होंगे, और उसी टाइप का क्वेश्चन हमें 9th में पूछा भी गया होगा। तो 10th का ये पहला एक अच्छा क्वेश्चन आता है। आप 2 डाइस को एक साथ फेंको या एक डाइस को 2 बार फेंको, वो एक ही बात होती है। जब आप 2 डाइस को फेंकते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम आते हैं बेटा 36। कैसे आते हैं, उसके लिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 307 पर जाओ। एनसीईआरटी के पेज नंबर 307 पर जाओ, उसमें आपको दिखाया गया है कि जब 2 डाइस एक साथ फेंकते हो तो उसके पॉसिबल आउटकम ऐसे आते हैं। टेबल में तुम देखोगे, पहले इसको ऐसे बना लो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक वाली लाइन पूरी कर दी। अब 2 वाली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 वाली लाइन पूरी हो गई। अब 3 वाली लिखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 वाली लाइन पूरी हो गई। अब 4 वाली लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ऐसे करते करते आपके 6 तक की जब लाइनें पूरी होगी तो टोटल हम देखते हैं 36 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। अब पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले पार्ट में पूछता है कि 5 एक बार भी
5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो जब आप इस टेबल में देखोगे तो 1 5 उसमें 5 आ रहा है, हटाओ। 2 5 एक बार 5 आ रहा है, हटाओ। 3 5 इसमें 5 आ रहा है, इसको भी हटाओ। 4 5 5 आ रहा है, हटाओ। 6 5 5 आ रहा है, हटाओ। और फिर 5 वाली पूरी लाइन ले लो। 5 1 5 आ रहा है, हटाओ। 5 2 5 आ रहा है, हटाओ। 5 3 5 4 5 5 5 6। तो टोटल हम ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर्स ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर 5 आ रहा है। तो हम 36 में से, 1 मिनट भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केसेस में 5 हमारा आ रहा है। तो 36 में से 5 ये क्या 11 हटा दो तो कितना बचा 25। तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 25/36। सेकंड पार्ट कहता है एक्सरसाइज में 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक बार आने का क्या मतलब है? एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, मतलब 2 बार भी आ सकता है। 2 से ऊपर तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब फेंके 2 डाइस हैं तो 2 ही नंबर एट ए टाइम अपीयर हो जाएंगे, तीसरा कहां से आ जाएगा। तो किस किस केस में 5 कम से कम एक बार आ रहा है? 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5। ये तो सिंगल सिंगल हो गया। अब उसके बाद 5 वाली लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। ये सारे केस 10 ऐसे केस आए हैं जिनमें 5 एक बार आया था। अब एक केस इटसेल्फ 5 5, इसमें 2 बार 5 आ रहा है और इसने कहा था कम से कम एक, इसका मतलब क्या था? ज्यादा बार भी आ सकता है। तो 5 5 वाला भी आएगा, कितने हो गए 11। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। 2 डाइस में कुछ भी पूछ सकता है। 2 डाइस में कह सकता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, कहता है गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब 2 डाइस फेंके तो उसमें गेटिंग डबलेट का मतलब हो गया सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस क्या क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे होते हैं सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, जिसको हम कहते हैं गेटिंग डबलेट। तो 6/36। वो पूछ सकता है कि गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस तो देख लो 1 1 में तो होने से रहा, क्योंकि 1 तो खुद ऑड है। 2 2 2 4 2 6 दोनों पे इवन आ रहा है। 3 3 तो खुद ऑड है, वो तो नहीं हो सकता। 4 2 4 4 4 6। 5 वाली लाइन 5 तो खुद ऑड है, वो तो नहीं हो सकता। 6 में आ सकता है। 6 2 6 4 6 6 कितने आ गए 9। तो 9/36। तो 2 डाइस के केस में कुछ भी पूछ सकता है। अकॉर्डिंगली ये टेबल हमारे दिमाग में फ्रेम होनी चाहिए। एग्जाम में 2 डाइस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम 2 डाइस के ये 36 पॉसिबल आउटकम कभी नहीं लिख के देंगे, और लिखना भी नहीं चाहिए, एग्जामिनर भी नहीं मांगेगा। आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, हमारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। बस सोचो और उसका जवाब दो। अब इसके अंदर एडिशनली एक टाइप का क्वेश्चन बचता है, उसको मैं अब ये डिस्कस कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है एक लीप ईयर में, या छोड़ो, एक नॉन लीप ईयर में संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक लीप ईयर में ट्यूसडे की एक नॉन लीप ईयर में ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक नॉन लीप ईयर में फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब एक नॉन लीप ईयर में किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसके ऊपर सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है आप लोगों के स्कूल में। तो इसको समझो, जितना भी मैं बोलूंगा वो सब आपको एग्जाम में लिख के आना होता है। जैसे इसको समझेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। एक नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। चलो अब हम ये देखते हैं कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, एक साल में कितने कंफर्म वीक्स होते हैं। तो एक लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो,
किसी भी साल में 52 हमारे कंफर्म वीक्स होते हैं, है ना, 52 कंफर्म वीक्स होते हैं। अभी जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की बनती है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, लेकिन जो चीज श्योर है वो चीज प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी। एक साल में चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो 52 वीक्स तो होते हैं ना, तो 52 वीक्स प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा, 52 प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। एक साल एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, ये श्योर है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। एक साल में चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो टोटल 52 वीक्स होते हैं, ये कंफर्म है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है। एक वीक में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये भी श्योर है, ये भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल 364, टोटल किसी भी साल में चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो नॉन लीप ईयर हो 364 डेज श्योर होते हैं, क्योंकि हमें पता है 52 वीक्स कंफर्म है, 7 दिन एक हफ्ते में कंफर्म है, तो उस हिसाब से 364 डेज हमारे कंफर्म है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक, चलो अब हमने कहा कि जी लीप ईयर में तो नॉन लीप ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं, जिसमें से 364 हमारे कंफर्म डेज हैं, 356 डेज हमारे कंफर्म है। इन 364 डेज में हर दिन 52 टाइम्स आ रहा है, मंडे भी 52 टाइम्स आ रहा है, ट्यूसडे भी 52 टाइम्स आ रहा है, फ्राइडे भी 52 टाइम्स आ रहा है, सैटरडे भी ये 52 टाइम्स आ रहा है, हर बार 52 बार आ रहा है। तो इन 364 डेज में से 364 डेज हमारे कंफर्म है, तो कितने रह गए? एक दिन बच गया, एक दिन बच गया, इसका नहीं पता जी हमें क्या होगा। अब ये कौन कौन सा दिन हो सकता है? ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से ये दिन कोई भी हो सकता है जी, इसका हमें नहीं पता। इसका तो हमें पता है हर दिन 52 टाइम्स आ रहा है, ये एक दिन इसमें से 7 में से कुछ भी हो सकता है। 364 डेज तक का हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा, इसके बाद अगर कोई दिन बचा एक, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट आपका बचेगा। अब जब वो ये पूछता है कि एक नॉन लीप ईयर में संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम बोलेंगे 1/50, 1/7, क्योंकि ये 7 आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, 1/7। वो कहे ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, वो कहे फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, वो कहे वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, वो कहे संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अब यही क्वेश्चन होता कि एक लीप ईयर में संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसको सोचेंगे ऐसे। हम सारी कहानी वही चीज बोलेंगे कि एक साल में कंफर्म वीक्स 52, एक वीक में कंफर्म डेज 7, तो एक वीक में श्योर या कंफर्म नंबर ऑफ डेज 364। अब हम बोलेंगे कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसमें से 364 हमारे कंफर्म डेज हैं, तो कितने दिन बच गए? 2 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? 2 दिन बच गए। अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ये मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे भी हो सकता है। और तो कुछ नहीं हो सकता। कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7। ये 2 दिन के इनमें से कोई भी हो सकता है, इसका हमें नहीं पता। अब उसने कहा कि एक लीप ईयर में मंडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप देखो मंडे 7 में से किस किस में केस आ रहा है, या तो इस केस में आ रहा है या इस केस में आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी हुई 2/7। वो कहे एक लीप ईयर में फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फ्राइडे किस किस केस में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/7। तो अब इस बात को याद कर लो कि एक नॉन लीप ईयर में किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है,
और लीप ईयर में किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है। 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मार्क करना है। एक से ज्यादा आएगा तो जितना मैंने बोला, जितना बताया, वो सारा आप लिख करके उससे एक्सप्लेन करके आओगे और अपना जवाब दोगे। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, या तो ऐसे बोलेगा कि एक लीप ईयर में उस दिन की प्रोबेबिलिटी बताओ, या वो ये बोलेगा कि एक लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कैसे भी है, जवाब यही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, और वो ये है कि एक नॉन लीप ईयर में दो फ्रेंड्स हैं, आप दोनों एक नॉन लीप ईयर में आप दोनों फ्रेंड्स का सेम डे में बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप दो फ्रेंड्स हैं, एक नॉन लीप ईयर में आप दोनों एक शॉप पर एक ही दिन जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप दो फ्रेंड्स हैं, एक नॉन लीप ईयर में आप कहीं किसी ट्रिप पर सेम डे जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब भाई एक नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, किसी एक दिन ही जाओगे तो सीधा सीधा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/365, और अगर ये लीप ईयर होगा तो 1/366। सेम डे में कुछ भी अगर होना हो, सेम डे बर्थडे हो, सेम डे कहीं जाना हो, तो सेम डे लीप ईयर अगर है तो 1/366, नॉन लीप ईयर है तो 1/365। इसी में अगर आपको ये कहे कि आप दोनों फ्रेंड्स का डिफरेंट डे होने की, वो डिफरेंट डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफरेंट डे किसी शॉप पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफरेंट डे कहीं जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जवाब होगा 364/365। 364/365 और लीप ईयर होगा तो 365/366। क्यों भाई? आप दो फ्रेंड्स हैं, 365 में से एक दिन तो आपका अलग हो गया, 365 में से एक दिन तो आपका हटा दो, तो आपके दूसरे फ्रेंड के पास डिफरेंट डे में, भाई 365 डेज में कोई एक दिन तो आपका बर्थडे आ रहा होगा, कोई एक दिन तो आप कहीं गए होंगे। तो अब फैसला ये हो गया कि भाई उस दिन तू नहीं जाएगा, उस दिन तेरा बर्थडे नहीं होगा, तो वो दिन अलग कर दो, तो बाकी कितने रह गए? उसके लिए तो 364 डेज ही बचे, उसके लिए तो 364 डेज ही बचे, तो उसी की प्रोबेबिलिटी करेंगे 364/365। तो इस चीज को याद रखना, ये आपको कैसे पूछा जा सकता है। इसके साथ आज की सवाल यहीं समाप्त। जब भी आपको रिवाइज करना हो, बस इतना ही वीडियो आपको सुनना है, इसके ऊपर कोई प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी अगर सुनोगे तो काफी होता है। आज की सवाल यहीं समाप्त। धन्यवाद।